बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। हुकूमत इस वक्त 3 मुश्किलात का शिकार है नाज़रीन, और तासुर यही दे रही है कि उसे इन मुश्किलात की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन इक़दामात बता रहे हैं कि हुकूमत असल में घबरा चुकी है। हुकूमत के फ़ैसले बता रहे हैं कि ये घबराहट में लिए गए फ़ैसले हैं। हुकूमत की पहली मुश्किल ये है कि मार्च में सैनेट इंतख़ाबात आने वाले हैं और उसे ख़दशा है कि सैनेट इंतख़ाबात में वोटिंग खुफिया हुई तो अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, यानी हुकूमती अराकीन को लालच देकर उनके वोट खरीद लिए जाएंगे। ऐसा हुआ तो हुकूमत सैनेट में अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। अपोजिशन भी कह चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली इससे राब्ते में है और वज़ीर आज़म भी हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात जाहिर कर चुके हैं। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं, हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। अगर कभी कोई मुकाबले की मैदान आया और वज़ीर आज़म साहब ने चैलेंज किया तो इंशाल्लाह हम 25 MNAs PTI के आपके सामने रखेंगे। ये 25 MNAs हैं PTI के जो हमारे साथ राब्ते में हैं। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए हुकूमत चाहती है कि सैनेट इंतख़ाबात से कबल खुफिया वोटिंग का तरीक़ाकार ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी और अपोजिशन ताउन करने को तैयार नहीं है। खुफिया वोटिंग का तरीक़ाकार ख़त्म कराने के लिए हुकूमत ने 2 हल सोचे हैं। पहला काम हुकूमत ने यह किया है कि सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक की समाअत हुकूमत के लिए ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सैनेट इंतख़ाबात ओपन बैलेट से कराने की मुखालिफत कर दी है, इसे खिलाफ आइन करार दिया है। जबकि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है हॉर्स ट्रेडिंग रोकना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अदालत ने कहा है आइन में सैनेट इंतख़ाबात का तो जिक्र है लेकिन उनके तरीक़ा कार का नहीं, इस पर कानून साजी पार्लिमान ही कर सकती है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा है अदालत और पार्लिमान आमने सामने कैसे होंगे। दूसरा काम हुकूमत ने आज ये किया है, सैनेट इंतख़ाबात ओपन बैलेट से कराने का आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सर हलाला नहीं होने देंगे सेनेट इलेक्शन पे। जी सर सेनेट इलेक्शन पे हलाला नहीं होने देंगे। बात करने दें। देखिए ये बिल जो है दरअसल ओपन बैलेट सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। तो हालात और आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि आइन में तरमीम करने की हुकूमती कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आइन में तरमीम करने के लिए अराकीन असम्बली की 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। यानी आइन में तरमीम करनी है तो कौमी असम्बली के 342 में से 228 अरकान को उसके हक़ में वोट देना होगा। असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ये तरमीम सैनेट में जाएगी। सैनेट अरकान की सादा अक्सरियत ने इसके हक़ में वोट दिया तभी ये तरमीम मंजूर होगी। अगर सैनेट मुस्तरद कर देती है तो भी तरमीम मंजूर नहीं हो सकेगी। इस वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान 156 हैं, इत्तेहादियों के वोट मिलाकर 177 बन जाते हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मजीद 51 अराकीन की हिमायत चाहिए और सैनेट में भी अपने 36 सेनेटर्स के साथ मजीद 15 सेनेटर्स की हिमायत चाहिए होगी। इतने ज़्यादा अरकान की हिमायत मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आता है। हुकूमत की दूसरी मुश्किल फ़ौरन फंडिंग केस है। इस मुश्किल के सामने भी बज़ाहिर सब अच्छा है का तासुर दिया जा रहा है। 6 साल तक हीले बहानों से केस लटकाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दिया है कि फ़ौरन फंडिंग केस की तमाम कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। मीडिया पर इस वाज़े बयान के बाद तहरीक इंसाफ ने उतना ही वाज़े यू टर्न भी लिया है। जब इमरान खान के कार्रवाई बराह दिखाने के बयान पर फ़ौरन फंडिंग केस कराने वाले अकबर एस बाबर ने कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त दी तो तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी तौर पर इमरान खान के बयान की मुखालिफत कर दी और कार्रवाई को इन कैमरा रखने की दरख्वास्त की है। मैं कहता हूँ इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। हुकूमत की तीसरी मुश्किल यह है कि वज़ीर आज़म ने अराकीन पार्लियामेंट को 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस लिया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि क्या
वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर तरक्याती फंड्स आइन और कानून के मुताबिक हुए तो ये मामला ख़त्म कर देंगे, वरना कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा है कि अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, वो हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर। ये बात भी बहुत अहम है कि इमरान खान खुद भी तरक्याती फंड्स देने के खिलाफ थे और इसे करप्शन समझा करते थे। ये क्या हुकूमत इन तीनों मुश्किलात से निकल पाएगी? जवाब लेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी और नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ पहले आपसे करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि सेनेट की ओपन बैलेटिंग के लिए तरमीमी बिल आप लेकर आ गए हैं, लेकिन इसे मंजूर कैसे कराएंगे? 2/3 अक्सरियत आप कैसे हासिल कर पाएंगे? देखिए जी, हमने तो ये कौम को ये कमिटमेंट है हमारी कि पाकिस्तान के निज़ाम में जितनी खराबियां हैं, जितनी खामियां हमने वो दूर करनी है और शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हम अपोजिशन में थे और सेनेट के इलेक्शन में हमारे लोग ने वो बिके और हमारे पार्लियामान की उनको बेतौकीर किया, तो हमने 20 बंदों को उठा के पार्टी से बाहर निकाल दिया और एक मिसाल कायम की कि हम पाकिस्तान में शफाफियत के कायल हैं और इसमें जो पैसा है, जाहिर है वो पैसा जाके पार्टी लीडरशिप को जाता है और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए ये बड़ी बदनामी की बात है कि पार्लियामान का तकद्दुस भी पामाल होता है और MNAs MPAs जो बिकते हैं या जो उनको खरीदते हैं वो एक बहुत ही बेतौकीरी है पूरे मुल्क की कि मुल्क की लीडरशिप जो है वो बेईमान है। इसलिए हमने तो अपनी पार्लियामान में अपनी वो तरमीम पेश कर दी है। अब कौन बेईमानी के साथ है और कौन शफाफियत के साथ है, कौन को देखना है। अगर ये PDM की बात करें, पीपल्स पार्टी और नून ने जो आपस में एक चार्टर किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें भी इन्होंने लिखा था कि ये शफाफियत लेकर आएंगे और आइडेंटिफाइबल वोट बनाएंगे। तो आज ये नहीं करते तो एक दफा फिर यही करप्ट है, यही पाकिस्तान में शफाफियत के खिलाफ है और यही सियासत में पैसे की इन्वॉल्वमेंट को रखना चाहते हैं। हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी इन पे और लोगों पे है। और ये मैं बताऊं आपको कि आज के बाद अगर ये कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो गई, इलेक्शन फेयर नहीं था, तो मेरा ख्याल है कौन को फिर इनको मजीद जो है ना इनको सजा देनी चाहिए। ठीक है, नुक्ता आ गया सदाकत अली भाई साहब, आपका नुक्ता आ गया। यही नुक्ता मैं अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब लेके चलता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा, आप ये कह रहे हैं कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप कह चुकी हैं कि हम लोग शफाफियत लेकर आएंगे, जो आपने पेश किया था आपकी जमात ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अब जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको एक मौका दे रही है कि आप मुल्क में शफाफियत लेकर आएँ, मुल्क में बेतौकीरी हो रही है, जो पार्लियामान के लोग हैं वो बिक जाते हैं, तो अब आप क्या इसके हवाले से आज जब बिल भी पेश कर दिया गया है तो इनका साथ दे दें और शफाफ इंतखाबात करवाएं सेनेट के? क्या मसला है आप लोगों को? जी बहुत शुक्रिया। आज सदाकत अली अब्बासी से ना इतनी बेतुकी गुफ्तगू की है कि जिसका कोई आलम ही नहीं है। इनको अपने वो एक तरफ उन्हें अपने 20 MPs याद रह जाते हैं KPK वाले, जिन्होंने जो है वो बकौल इनको डिफाई किया था और उनको इन्होंने निकाल दिया था। हालांकि वो परवेज खटक और दूसरे ग्रुप वाला इशू था, जिनको इन्होंने अगला टिकट नहीं देना था उनको निकाल दिया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो MPs जो खरीदते हैं वो अपनी लीडरशिप को दे देते हैं जाके पैसे। तो फिर ये जो 20 MPs थे फिर ये भी तो अपनी लीडरशिप को पैसे देने गए थे ना। मतलब बेतुकी बात है, बिल्कुल बेढंगी बात है कि इससे अंदाजा लगाइए कि इनका मसला हल करना नहीं है, ये सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, ये सिर्फ गेम्स करना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको आज एक बात कह रही हूँ, पंजाब असेंबली के अंदर हमारे लोगों को अभी से ब्राइब करने की पेशकश की गई है और इसका सबूत मैं बहुत जल्द जो है वो मीडिया के ऊपर लाने वाली हूँ। अच्छा। और ये हमारे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, ये है मुनाफकत। और दूसरी बात ये है कि इनको वो 3 साल पहले की बात याद रह जाती है, पिछले साल का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इनको याद नहीं रहता कि जब हमने तरीके पर एतमाद दी थी उसके ऊपर ये अजीब बात है कि रिश्वत लेने वाला जहन्नुमी है, लेकिन जो रिश्वत देने वाला था ना वो बहुत सादक और अमीन है। और नहीं तो अब ये कानून साजी कर रहे हैं ना, तो आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग भी तो नाकाम हो गई थी ना, आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी, अब आप लोग के लिए तो काम कर रहे हैं। ओपन बैलेट से करवाएं सेनेट के इलेक्शन। हमारे लिए कर ही नहीं रहे ना, यही तो बात है। ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं जो उन्होंने गुफ्तगू में भी की। अगर वाकई इनका मतमा नजर जो है वो इस अमेंडमेंट के हवाले से होता, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान साहब रात को एक ख्वाब देखेंगे
अब ये भी ख्याल उनको अब आया है जब इनकी मुख्तलिफ असम्बलीज के अंदर इनके खुद के पार्टी के बेंचेस से इख्तिलाफी आवाजें आनी शुरू हुई हैं। इनको आए हुए 2.5 साल हो गए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी ये सब कुछ कारनामे सर अंजाम दे चुके। पिछले इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, मैं पंजाब असेंबली की मेंबर हूँ, जो इस वक्त गवर्नर सरवर साहब हैं, उनके 35 वोट थे पीटीआई के, उनको 44 मिले थे। आकर इतराफ जुर्म करें ना, पहले कौम के सामने सच बोले और बताएं कि हम इस घिनौने खेल का हमेशा हिस्सा रहे हैं और हमने ये गंद घोला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आज ये ट्रांसपेरेंसी के चैंपियन बने हुए और बातें कर रहे हैं। अगर ये सीरियस होते, ये पार्टी लीडरशिप से बात करते, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है पार्लियामेंट के अंदर, उनको ऑन बोर्ड लेते। हैसियत इनकी एक करारदाद पास कराने की नहीं है, चले हैं ये आईनी तरमीम करने के लिए। इसका मतलब ये है ये तरमीम नहीं करना चाहते। हमने तो आज भी कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, वो कमेटी अपनी राय दे, ये अकले कुल है, इनको क्या पता, जो खुद ये गंद घोलते रहे हैं उनका ट्रांसपेरेंसी से क्या लेना देना है। ये अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उसके अंदर नुमाइंदगी हो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, वो बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और जो है वो कोई ठीक है अज़मा बुखारी साहब, यही आपका जो नुक्ता है, यही सदाकत अली अब्बासी साहब की जानिब लेके चलते हैं। 177 अराकीन असेंबली के साथ सर आप कैसे इस बिल को पास करवा लेंगे? और अगर बिल अगर फर्ज करें पास हो भी गया तो फिर उसको सेनेट में जाना है, सेनेट में आपके पास अक्सरियत नहीं है, तो फिर सदाकत अली अब्बासी साहब, ऑपोजिशन जो ये कह रही है, अज़मा बुखारी साहब ये कह रही हैं कि आप लोग इसके मामले में सीरियस नहीं है, ये आपने बस ऐसी एक शोशा छोड़ा है। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है इनको बेतुकी लगी है, तो मैं इनको समझाता हूँ कि सेनेट के टिकट बिकते हैं और जो सरबराह होता है पार्टी का उसको पैसे मिलते हैं और वो आगे इनको एमपीएस को और आगे इनको बेचते हैं। तो कहने की बात यह है कि इनका जो सवाल है कि जी हम हैं तो हमारे साथ ज्यादती हुई थी, हमने इनके बंदे खरीदे थे, एक तरफ इनका रोना है और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हम ये शफाफियत चाहते नहीं है ताकि अगली दफा फिर रोए। तो मैं समझता हूँ कि हमने हमारे 177 या 182 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे एमएनएज हैं, वो तो इसके साथ खड़े हैं। हम जरूर चाहेंगे कि ये इसके खिलाफ वोट दें ताकि कौम के सामने ये एक दफा फिर बेनकाब हो, फिर बेतौकीर हो कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बुराई की, पाकिस्तान में करप्शन की, पाकिस्तान में गैर शफाफियत की मिसाल थे और आज भी ये एक तरफ रोते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी और मुझे ताने दे रही है ये कि जी गवर्नर सरवर की सीट में ये हुआ था। तो भाई आपका निजाम ही करप्ट था। जब पता ही नहीं चलेगा कि किसने किधर वोट दिया तो कैसे पकड़ेंगे? आज आप ये कहते हैं कि चूंकि माजी में ये हुआ, इस दफा एक दफा फिर होने दें। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। एक गलती दूसरी गलती का जवाब नहीं होती। तो आज हम तारीख के राइट साइड पे खड़े हैं, ये तारीख की गलत साइड पे खड़े हैं। बंदे ज्यादा या कम की बात नहीं है। चले, इसका मतलब तो ये हुआ अज़मा बुखारी साहिबा, अगर तहरीक नाकाम भी होती है ये तो फिर इसका तो सारा नुकसान आपको ही होगा ना। ये कह रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, लेकिन क्वालिटी में उनसे बहुत बढ़िया है। जी, सदाकत अली अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो बिल लाया गया है ये पास नहीं भी हो पाता तो फिर कौम को तो पता चल जाएगा कि कौन शफाफ इंतखाबात के खिलाफ है। अज़मा बुखारी साहिबा, देखिए, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब का कि जिस बातियत में उन्होंने एतराफ किया है अपने उस घिनौने प्लान का जो ये दोबारा बना चुके हैं। अभी आपको मेरे से पहले जब पहली दफा बात की तो उन्होंने कहा कि देखे ना अब अगले इलेक्शन में इनके साथ फिर कुछ होगा तो फिर हमारे से गिला ना कीजिएगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे लोगों को अभी से पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए अप्रोच किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कौम के सामने एक तरमीम की ड्रामेबाजी करके ये फारिग होना चाहते हैं कि देखिए जी हम तो तरमीम लेके आए थे, अब उसके बाद जो प्लान तैयार किया है हमने लोगों को खरीदने का और करने का, हम तो कहेंगे हमने तो तरमीम के लिए कहा था क्योंकि तरमीम पास नहीं हुई इसलिए मुझे नहीं भी बिल्कुल यही बात है। टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। सदाकत अली अब्बासी साहब, गवर्नर सरवर को तो पता है ना कौन से लोगों से उसने वोट खरीदे थे। ये मुझे समझ में नहीं आती, जो वोट बेच देते हैं वो आपके लिए बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं और जो वोट खरीद लेते हैं उनका आप जिक्र तक नहीं करते। वो आपके लिए बहुत सारे जो सादक और अमीर होते हैं, ये आपके पास लिस्टें मौजूद हैं। बराए मेहरबानी इस तरमीम को लाने के साथ साथ अगर आप वो लिस्टें फराहम कर देते किस किस को आपने कितने में खरीदा था, किस किस को कौन कौन सी धमकी किस किसने दी थी और वो कैसे हमारे सेनेटर्स और एमपीज आपके साथ दिखे थे, तो वो एहसान होता है इस कौम के ऊपर। ये सिर्फ जो प्लान तैयार किया गया है गंद का, दोबारा एक घटिया घिनौने खेल का, उसके ऊपर एक वो कार्पेट डालने की एक कोशिश है कि हम कहेंगे हमने तो तरमीम जो है वो डाल दी थी और दूसरी तरफ आप जो है वो अपने सेनेटर्स के लिए ये बोलियां लगाएंगे। मुझे ये बताइए 50 करोड़ रुपए की जो बोली लगाई है वो बोली नहीं है? इमरान खान साहब उसको बोली नहीं कहा करते थे,
रिश्वत नहीं करते थे, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसके ऊपर जो है वो नोटिस ले लिया है। ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है सदाकत अली अब्बासी साहब की से मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ अज़मा बुखारी साहिबा, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया है। सर सदाकत अली अब्बासी साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो तरक्याती फ़ंड्स को कहा करते थे कि भाई ये तो रिश्वत है एक तरीके से, अब वो खुद क्यों तरक्याती फ़ंड्स जारी कर रहे हैं? तो देखें, एक जुमला मैं पिछली बात में बोल दूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उनसे कहें कि आइन की अगर तशरीह इस तरह कर सकते हैं, हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ये प्रोसीजर चेंज करने का मौका मिले ताकि इनके भी गिले खत्म हो, हमारे भी हों और पाकिस्तान में शफाफियत आए। बाकी ये बड़ी अजीब मंतक ये दे रही हैं कि एक वकूआ होने वाला है, हम उससे पहले कानून बदलने से पहले सारे माजी के ज़ियाउल हक से लेके आज तक जितने वकूए हुए पहले उनका नखेड़ा करें और फिर इस पे आए। अब रही बात कि वज़ीर आज़म ने 50 करोड़ ऐलान किया है, तो मेरे भाई पाकिस्तान में पिछले तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 1.5 साल से कोरोना की वजह से बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए। अगर बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सके किसी वजह से, तो क्या जो हमारे हल्के के लोग हैं उनका नाली पक्की ना हो, उनको पानी ना मिले, उनका स्कूल ठीक ना हो, उनकी रास्ते ना बने, ये सियासत करनी है मुस्लिम लीग नून? इन्होंने सारी जिंदगी फंड दिए। इमरान खान साहब ने कहा तो सेनेट इलेक्शन से पहले ही क्यों जारी किए जा रहे हैं? उससे पहले आप लोगों को ख्याल क्यों नहीं आया? जब जबरदस्त वाइब्रेंट एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, कोरोना की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो सके, तो हमारे हल्के में जो लोगों का हक है ये लोग रोकना चाहते हैं। तो ये हक पहले दे देते ना बासी साहब, ये पहले दे देते ना, आप क्यों ख्याल आ रहा है? ये आपको मालूमात नहीं है। पहले 2 साल में 3 साल में 15 करोड़ फी एमएनए और 10 करोड़ फी एमपीए मिलता रहा। हमने अब एकदम 50 करोड़। लेकिन अब पहले मुल्क में मईशत ठीक हो रही है और लोगों के जो डिमांड हैं, उनके जो छोटे मंसूबे वो ना दें, हम मुस्लिम लीग नून को राजी करते रहे। चल अच्छा चले ये तो चले, आप एक हिसाब किताब कर रहे हैं, इनका एहसास करेगी कि ये लोगों की आम लोगों की तरक्की में रुकावट बनना चाहते हैं। चलें, ये 15 करोड़ का फंड अचानक वजीर आजम को याद आया, वो 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लेकिन एक और अहम बात है सदाकत अली भाई साहब, ये भी बता दें कि वजीर आजम इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई को ये कहा था कि बराह रास्त दिखाई जाए, इसको बराह रास्त नशर किया जाए। लेकिन जब कोर्ट में आपके वकील पेश हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इसको इन कैमरा रखा जाए, तो ये दो अमली क्यों नजर आ रही है आपकी जानिब से? एक तरफ वजीर आजम कुछ ऐलान कर रहे हैं, पार्टी कुछ कह रही है, यानी वजीर आजम के बयानी में और तहरीक इंसाफ के बयानी में फर्क क्यों आ रहा है इस सिलसिले को लेकर? देखिए, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। अभी जो स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है, स्क्रूटनी कमेटी एक JIT है, वो हेयरिंग नहीं कर रही, वो तो फैक्ट्स इकट्ठे कर रही है और उनको इस फॉर्म में लेके आ रही है जिस फॉर्म में वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो सके। ये मौका नहीं है कि हम हमारे जो डोनर्स हैं उनकी तफसीलात अपने लोगों को दें। अब वजीर आजम ने डिमांड की थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया। अगर वो ओपन हेयरिंग होगी तो अभी हेयरिंग शुरू नहीं हुई, ये तो स्क्रूटनी कमेटी में रिकॉर्ड वो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि किस किस का क्या क्या चीज है। तो हम बिल्कुल शफाफियत के हक में हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI का फॉरेन फंडिंग का ओपन पब्लिक में चलें ये आपका जवाब आ गया। अज़मा बुखारी साहिबा, आपका क्या मौक़िफ़ है? फॉरेन फंडिंग केस की समाअत बराह रास्त की जाए, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? से पैसे लिए और कौन जो है जिसने प्रॉपर पॉलिटिकल फंडिंग की है? सदाकत भाई उनका जवाब ले लेते हैं। अज़मा बुखारी, मेरी गुजारिश ये है कि बड़ा मजा आया मुझे आज तरक्याती फंड की फजीलियतें बयान करते हुए जो माशाल्लाह कसीदा फरमाया है सदाकत अली अब्बासी ने। जब हमारे दौरे हुकूमत में यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको तरक्याती फंड मिलते थे तो इमरान खान को बड़ा एतराज हुआ करता था। और आज जो है मुझे सिर्फ इनके साथ गिला ये है कि ये मुनाफिकत की इंतहा कर देते हैं। यानी आप एक तरफ कोरोना की वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं, आप इमदाद का ऐलान कर रहे हैं, आप मार्च का ऐलान कर रहे हैं जब UN जो है वो गरीब ममालिक को जो है वो कोरोना की वैक्सीन मुफ्त बांटेगी। आपने चाइना से मदद ले ली, UK आपको जो है वो खराब दे रहा है, आप कोरोना की वैक्सीन नहीं खरीद रहे लेकिन आपके पास तरक्याती फंड देने के लिए पैसे मौजूद हैं। और फिर ये बताइए, ये अपने हलकों से जीत के आए हैं, हम अपने हलकों से जीत के नहीं आए। सवाल के जवाब दे देना, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत बराह रास्त की जाए या नहीं? टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। अज़मा बुखारी साहब, ये जो बातें यहाँ आके बताते हैं ना, इमरान खान साहब को कभी बता दिया करें, उन्हें कहा करें कि मुंह खोलने से पहले वो भी जो है वो किसी से पूछ लिया करें, बात कर लिया करें। ये अब अपनी बात से डिट्रैक्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने जो कहा था हमने उसको उस दिन वेलकम किया था, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं हमारे तमाम केसेस को जो है वो कैमरे लगा के लोगों के सामने लाया जाए, लोगों को पता तो चले कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, इस मुल्क में कानून कहाँ है और ये कर क्या रहे हैं, इस मुल्क के साथ तमाशा क्या हो रहा है।
हमें कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रहेगी। ठीक है, आप दोनों का मौक़िफ़ सामने आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा बुखारी आप हमारे साथ मौजूद थी और सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आप दे रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेक्टा की जानिब से कराची में एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, उस पर तफसील से गुफ्तगू। जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा खतरा कराची पर मंडला रहा है। शहर के अमन को बर्बाद करने के लिए दहशतगर्द मुतहरिक हो चुके हैं। तबाही फैलाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। एक के बाद एक साजिश बेनकाब हो रही है। सिर्फ 2 हफ्तों में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रॉ के तरबियत याफ्ता 6 खतरनाक तरीन दहशतगर्द भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरा टला नहीं है। कराची बदस्तूर खतरे की जद में है। इंसदादे दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा ने कराची में दहशतगर्दी के बड़े हमले का खदशा जाहिर किया है और सिक्योरिटी इदारों को खबरदार किया है कि दहशतगर्द आइंदा दिनों में अहम सरकारी इमारत पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। बारूद से भरी गाड़ी तैयार की जा चुकी है। गैर मुल्की एजेंसियां हमले की मंसूबाबंदी कर चुकी हैं। दहशतगर्द गाड़ी या रिक्शे की मदद से हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। नेक्टा ने अपने अलर्ट में हिदायत की है कि पुलिस, रेंजर्स और मुतालिका इदारे सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएं। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध को भी खतरे से आगाह कर दिया है, जिसके बाद पूरे कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। तशवीशनाक बात यह है कि अब की बार सिंध की अलहदगी पसंद तंजीमें भी भारतीय आलाकार बन रही हैं, तखरीबकारी के वाक़यात में मुलव्वस नजर आ रही हैं। इनके अलावा कालदम तंजीम, ज़ैनबियून ब्रिगेड और कालदम तहरीक तालिबान के दहशत गर्दों के नाम भी सामने आ रहे हैं। 27 जनवरी और 2 फरवरी को 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कालदम तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड के 2 खतरनाक दहशत गर्द पकड़े गए थे। इसके अलावा 28 जनवरी को क़य्यूमाबाद से कालदम तहरीक तालिबान के 3 मुबैना दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 14 जनवरी को भी कराची पुलिस ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक मुबैना तरबियत याफ्ता दहशत गर्द को गिरफ्तार किया था। 14 जनवरी को गिरफ्तार किया गया मुलजिम कालदम सिंध इनकलाबी फौज यानी SRA से वाबस्ता था, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत हासिल है। पुलिस का कहना था कि रॉ SRA के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने में मुलव्विस है। सिंध अलहदगी पसंद तहरीक से वाबस्ता अनासिर की दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी इदारों के लिए मुसलसल तशवीश का बाइस बन रही हैं। सिंध में भी अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देकर इसे पाकिस्तान और चीनी मफादात के खिलाफ कार्रवाइयों पर उकसाया जा रहा है। दिसंबर 2020 में सिंधी अलहदगी पसंद ग्रोहों की जानिब से 2 दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ सामने आई थी। जामिया कराची के बाहर क्रैकर हमले में 2 रेंजर्स अहलकार जख्मी हो गए थे, जबकि क्लिफ्टन में चीनी बाशिंदों की गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब करने की कोशिश भी की गई थी, जिसे फौरी तौर पर नाकाम बना दिया गया था। इन दोनों वाक़यात में सिंधी अलहदगी पसंद ग्रोहों के नाम भी सामने आए थे। इन वाक़यात के बाद अलहदगी पसंद तंजीमों के खिलाफ एक्शन तेज किया गया। पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में सिंधी अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से 2020 में 10 हमले किए गए, जिसमें 8 हमलों की जिम्मेदारी सिंधु देश इनकलाबी आर्मी यानी SRA ने कबूल की है। गुज़िश्ता बरस मई में सिंध की 3 अलहदगी पसंद तंजीमों सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, सिंधु देश इनकलाबी आर्मी के साथ जस्कम आरएसर ग्रुप को कालदम करार दिया गया था। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी अमन खराब करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को तबाह करने से लेकर बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस और मवासलात के निज़ाम को तबाह करने में मुलव्विस रही है। इसी तरह सिंधु देश इनकलाबी आर्मी अगवा बराए तावान और बैंक डकैतियों जैसी वारदातों में मुलव्विस पाई गई है। सिक्योरिटी हुकाम और माहिरीन सिंधी अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से हमलों में इजाफे को SRA का बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद हिरास में शमूलियत से जोड़ रहे हैं। ब्रास बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स नामी 4 कालदम अलहदगी पसंद तंजीमों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है, जो 2018 में बना था। CTD के DIG उमर शाहिद हामिद का कहना है कि सिंधी ग्रोहों की हालिया कार्रवाइयों से अंदाज़ा होता है कि बरास में शामिल होने के बाद उन्हें फंडिंग के साथ साथ दहशत गर्दी की तरबियत भी दी गई है और इस तरबियत के तानेबाने यकीनी तौर पर पड़ोसी मुल्क से जा मिलते हैं। इस खतरे से निमटने के हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, बात करते हैं सूबाई तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब। ये बताइएगा कि कराची में नेक्टा ने एक बार फिर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का थ्रेट अलर्ट जारी किया है। सर, अब महसूस हो रहा है कि बाकायदा दहशत गर्दी सिंध में सर उठा रही है। हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है दहशत गर्दी को रोक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से आपने भी जिक्र किया कि कितनी कार्रवाइयाँ
सिंध पुलिस कर चुकी है, कहां कहां से किस किस तरह से हमने दहशत गर्दों को उठाया है। आप अगर बात कर रहे हैं, आपके सामने भी कुछ वक्त पहले ही वाकया पेश आया था स्टॉक एक्सचेंज में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से उन लोगों ने हमला किया, कितने ये लोग प्रिपेयर्ड आए थे और कितना अच्छा मुकाबला किया, कितनी जानों को बचाया उन सिंध पुलिस के एहलकारों ने, सिपाहियों ने। और उसी तरह से उनको आपने शाह साहब ने, सिंध ने किस तरह से उनको एक इनकरेजमेंट दी, उनको इनाम, उनकी तारीफ की गई, एक बड़े अच्छा मौकफ सामने लाए थे हम लोग। इसी तरह हम इनकरेजमेंट कर रहे हैं। आपने देखा है कितने और गिरोहों को अरेस्ट किया गया है। काफी तो ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, जो लोग हमने अरेस्ट की हैं, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, जिनमें बहुत सी जो अभी यहाँ पर हमले होने से जो हमें थ्रेट्स थी उन लोगों को हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द मेरे ख्याल विद इन 48 आवर्स समा को और भी खुश मिलेंगे। हमें थ्रेट अलर्ट मिला है और जो कल हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उन पे हमने काफी अच्छी तरह से सिंध पुलिस ने काम किया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिंध के शहरी उन सबको क्यों रखें, और मेरे ख्याल से भी दात की मुंतज़र यही इनकरेजमेंट जिस तरह से मुराद अली शाह साहब ने दी इसी तरह आपको देनी चाहिए। चले तैमूर तालपुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और इस थ्रेट के हवाले से अगले 48 घंटों में कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, दहशतगर्दों को भी यकीनन गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काम इस पे किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पिछले साल होने वाले 10 दहशतगर्द हमलों में से 8 की जिम्मेदारी सिंध अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से कबूल की गई है। सर, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो सिंधी ओरिजिन की कौमी जमात है, फिर ये सिंधी कौम परस अलहदगी पसंद कैसे पनप रहे हैं? क्यों नहीं इन पर काबू पाया जा सकता? इन पर गफलत कहाँ हो रही है? मेरे ख्याल से मेरा अपना ओरिजिन जो है बलूचिस्तान से है, बेसिकली बलोच बॉर्न इन सिंध। अगर आप कराची की बात करें और कराची के की बात करें, आप अगर उन्हें कंपेयर करेंगे बलूचिस्तान के साथ, तो सिंध ने बहुत बेहतर काम किया है। सिंध ने बहुत जबरदस्त काबू पाया है इन टेररिस्ट पे और इन दहशतगर्द पे। इफ यू कंपेयर टू बलूचिस्तान और इवन इफ यू कंपेयर टू KPK, तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत दाद की मुंतजर है। जो हमने कंट्रोल किया आपके सामने है, जिन दहशतगर्दों को हमने अरेस्ट किया आपके सामने है। ऑफ कोर्स इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया सरगर्म है, यहाँ पर रॉ सरगर्म है, ये कोशिश करते हैं हमारे अच्छे शहरियों को खराब करने की अलग अलग तरीकेकार से, पर हम अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जहाँ होना चाहिए वहां हम हैं, जहाँ पर टाइम से पहले पहुंचना चाहिए हम टाइम से पहले। आपने जैसे कि खुद भी बताया कि there were so many blasts that could have taken place, हमने उन पोजीशंस को पहले कंट्रोल किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो थ्रेट अलर्ट आई है, थ्रेट अलर्ट से पहले जो हमने अपने पास रखी और होम डिपार्टमेंट ने इस पे ऊपर वर्किंग शुरू की हुई थी। काफी इंफॉर्मेशन दूसरी है जो मैं अभी दूंगा, तो आपके लिए जरा हमारे लिए वेट करेंगे कि सही टाइम पर आपको मिले, और इंशाल्लाह ये आप कह रहे हैं कि सही टाइम पर आपको खबर वाली है, जो इंसिडेंट है उनको हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा तैमूर साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध में, खास तौर पर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों और बलोच दहशतगर्द तंजीमों का इत्तेहाद बन चुका है, तो इसको तोड़ने के लिए, इनको पकड़ने के लिए अभी तक आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जा सकी हैं? इस इत्तेहाद को पर्टिकुलरली बता दीजिएगा। हम देखें, जब सिंध से हम बाहर की बात करते हैं तो उस वक्त भी हम काम कर रहे हैं। रेंजर, पाकिस्तान रेंजर्स का इदारा हमारे साथ काम है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो दूसरे खुफिया इदारे भी जो हमें इंफॉर्मेशन दरकार होती है हमें देते हैं, और जो यहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है वो सेम सपोर्ट हम आगे बलूचिस्तान तक भी पहुंचाते हैं, की वजह से आज ये टाइम कंट्रोल में है, आज ये मसले हम देख रहे हैं। तो ये एक कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये मीडिया पे आया है कि सारे टेररिस्ट आपस में मिलना चाह रहे हैं कि जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है उस पर काम कर रहे हैं, और जल्द हम बताएंगे आपको कि जिन लोगों के करीब हम पहुंच चुके हैं उनके बारे में भी इतला देंगे। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। एक और अहम मामला कि हुकूमत के पास मसाइल का हल ना हो, बहाने ज़रूर होते हैं जनाब, जवाब ज़रूर पेश किए जाते हैं। कभी तमाम मसाइल का मलबा साबिक़ा हुकूमतों पर डाला जाता है, कभी कहा जाता है कि अभी तो हम सीख रहे हैं,
कभी कहा जाता है कि मीडिया रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर रहा, कभी माफियाज को जिम्मेदार करार दिया जाता है, कभी मुखालिफ सियासतदानों को इल्ज़ाम दिया जाता है, बस मसले को हल नहीं किया जाता। लेकिन कोई ना कोई जवाब पेश करके हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा हो ही जाती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से सामने आई है ना, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में बदउनवानी के रुझान में इजाफा हुआ है। ताहम इस पर कहा गया कि ये रिपोर्ट तो गुज़िश्ता अदवार के डाटा पर बनाई गई है। तो जब 2018 या 2017 में एक डाटा पब्लिश हो रहा है और जो उससे पहले का कलेक्ट हो रहा है, तो कमबख्तो ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ करप्शन के बारे में गल हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो परसेप्शन की रिपोर्ट है, ये नवाज शरीफ और पीडीएम के स्टेज पे खड़े तमाम लोगों की करप्शन की जो अवाम में परसेप्शन है उसकी रिपोर्ट है। लेकिन हुकूमत का सबसे पसंदीदा बहाना तो यह है कि जो कुछ भी हो इसका मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दिया जाए। बिजली महंगी हो तो इसकी वजह गुज़िश्ता हुकूमतों के मुआहदे थे, डॉलर महंगा हो तो इसकी वजह गुज़िश्ता हुकूमत की पियाँ थी, यहाँ तक कि टमाटर महंगा होने का जिम्मेदार भी गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ को करार दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर ही डाला जाता है, कभी कभार दूसरे सूबों की मौजूदा हुकूमत को भी इल्ज़ाम दिया जाता है। जब मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हुआ, आपको याद होगा, उसकी कीमत बढ़ी, तब भी कीमत पर काबू पाने के बजाय जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाली गई। वो गंदम रिलीज नहीं कर रही। जो गंदम की कीमत बढ़ रही है, अगर इस वक्त कोई जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। बड़ी एक बदकिस्मती है कि वो आम शहरी के लिए नहीं सोच रहे, वो उन चंद अफराद के लिए सोच रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारे सिस्टम को। कभी कारकर्दगी ना दिखाने का ये जवाब पेश किया गया कि हुकूमत में आने से पहले इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं दी गई जिस तरह अमरीकी सदर को मिलती है। 3 माह तो गवर्नेंस समझने में लग गए। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की कितनी तैयारी होगी जब वो ऑफिस संभालेगा, उसके मुकाबले में मेरी कितनी तैयारी थी जब मैंने ऑफिस संभाला। अब मैं बाइडेन का देख रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तैयारी करने की, अपनी टीम सिलेक्ट करने की। पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी हो या वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान की, ये जवाब भी पेश किया गया और बार बार किया गया कि अभी तो सीखने का अमल जारी है। और कभी ये बहाना भी किया गया कि काम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे किए जा रहे हैं लेकिन उनकी तशहीर अच्छी नहीं की जा रही। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव लेते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर जब तशहीर करने पर कमर बांधी तो पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को कभी वसीम अकरम प्लस कहा गया और कभी उन्हें बादशाह शेर शाह सूरी से मिला दिया गया। उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूँ और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंज़मामुल हक और वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। तशहीर के हवाले से ही मीडिया से भी गिले शिकवे किए गए। ये शिकायत की गई कि चीज़ें महंगी होने के बाद गरीब आदमी का मौक़िफ़ क्यों लिया जाता है। मैं देखता हूँ ये बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है, वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है। कभी कारकर्दगी ना दिखाने की वजह ब्यूरोक्रेट्स को बताया गया। ये कहा गया कि हुकूमत तो बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहती है लेकिन ब्यूरोक्रेट ऐसा करने नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सोच के बैठे हुए लोग जिन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अरबों रुपया बनाया इस सिस्टम के जरिए, करप्ट सिस्टम में बेनिफिशरीज हैं, इनको स्टेटस को कहते हैं। ये लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे थे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की और इसलिए चुप करके घोंसलों पे लगे हुए हैं। कारकर्दगी ना दिखाने का एक जवाब ये भी पेश किया गया कि हुकूमत को 1.5 साल तक तो दुरुस्त आदादो शुमार ही नहीं दिए गए। मैं तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे।
तो नाज़रीन, दुरुस्त आदाद व शुमार ना देने की कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही जवाब पेश किया और वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब गर्दिशी कर्जा सिफर करने का दावा करते करते इसे 2000 अरब से भी बढ़ा बैठे। तो वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने भी हंसते हुए कहा था, पता नहीं उमर अयूब साहब ने ऐसा क्यों कहा। रब मेरे ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। ये उमर अयूब से पूछना पड़ेगा कि किस साइंसदान ने उनको ये बताया था। उमर अयूब से मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा। तो हुकूमत इंसाफ फराहम करने में नाकामी की जिम्मेदारी भी निज़ाम इंसाफ पर डालती रही। ऐसा निज़ाम लाने का ऐलान किया गया था कि केस का फैसला 1 साल के अंदर अंदर हो जाया करे, लेकिन बाद में इंसाफ से ही ये शिकायत की गई कि वो अमीर के लिए मुख्तलिफ है और गरीब के लिए मुख्तलिफ। हमने इंसाफ का निज़ाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। एक कानून अमीर के लिए, ताकतवर के लिए, और दूसरा कमजोर और गरीब के लिए। आज ये है सबसे ज्यादा चीज जो हमने तब्दील करनी है पाकिस्तान में। तो हुकूमत की जानिब से कारकर्दगी ना दिखाने का मलबा उस माफिया पर भी डाला गया जो उसे स्टेटस को तोड़ने नहीं दे रहा। हमारा मुकाबला हो रहा है इस मुल्क के 30 साल के इंट्रेंच्ड माफिया से, और वो माफिया इतना इनग्रेन्ड है, तो आपकी कामयाबी का मतलब उनकी मौत। We are up against a corrupt status quo which ruled Pakistan for 30 years. क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत बहाने बनाने के बजाय मसाइल हल करना शुरू कर दे। तो प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही अहम समाजी मसला, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है और इसमें एक और बहुत अहम समाजी मसला, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। टिकटॉक का मुजरिमाना इस्तेमाल पाकिस्तान में तबाही फैला रहा है, तफरीक के बजाय जराइम को फ़रोग़ दे रहा है, मुस्कुराहटों के बजाय बंदूक का कल्चर परवान चढ़ रहा है, वीडियोज़ के ज़रिए मुखालिफिन को धमकाया जाता है, झूठी ताकत और दहशत का रोब झाड़ा जाता है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को हीरोज़ की तरह पेश किया जाता है, और सबसे ख़तरनाक बात कच्चे जहनों की बर्बादी है जो टिकटॉक के रास्ते जराइम की दुनिया में घुस जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची में जिन 4 टिकटॉकर्स को सफाकी के साथ कत्ल किया गया था, उनकी भी यही कहानी सामने आ रही है। कत्ल होने वाले अफराद में से 2 मकतूलीन का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। मकतूल सद्दाम और रेहान की असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आई हैं, जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। दोनों टिकटॉकर सद्दाम और रेहान इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी मुलविस थे। मकतूलीन ने 1 साल कबल साथियों के हमरा शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेहान उर्फ इनाम शाह पर मनशियात और जुए के मुकदमात भी दर्ज हैं। मकतूलीन में शामिल खातून टिकटॉकर मुस्कान के भी मनशियात फरोशों से मुबैना राब्तों की तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कायदाबाद के बदनामे ज़माना मनशियात फरोश अब्दुर्रहमान और मकतूला मुस्की दोस्ती थी। इस वाक़े के बाद से अब्दुर्रहमान, आसिफ और दीगर इलाके से रुपोश हो गए हैं। पुलिस मनशियात फरोशों की तलाश के लिए छापे मार रही है। ये रात को तकरीबन 4:45 बजे का वाक़या है, सुबह 4:45 बजे का। तो ये एक गाड़ी थी होंडा सिविक ब्लू कलर की, उसके ऊपर फायरिंग हुई है। लड़का आमिर है, उसकी लड़की मुस्कान के साथ दोस्ती थी। बाकी दो लड़के आमिर के ही दोस्त थे, रेहान और सजाद। तो मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, इनके घर वाले आ गए, उनकी मुद्दत में उनमें से एक घर वाले की मुद्दत में FIR की जा रही है। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश काबिल गिरफ्त जुर्म है और टिकटॉक ऐसे जराइम से भरी पड़ी है। वीडियोस में गुंडों और बदमाशों की तरह डायलॉग बोले जाते हैं, असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। नौजवानों का फायरिंग करते हुए टिकटॉक वीडियो बनाना और असलहे की नुमाइश भी मामूल बन चुका है। ऐसी वीडियोस को बनाने की कोशिश में 1 साल में 10 नौजवान अपनी जिंदगियां भी गंवा चुके हैं। 7 माह पहले जुलाई में एबटाबाद में पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बनाते हुए मैट्रिक का तालिब इल्म अचानक गोली चल जाने से मारा गया था। सियालकोट में भी ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया सामने आया था, जब 2 दोस्त पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहे थे कि गोली चल गई। एक लड़का गोली लग जाने से दम तोड़ गया था। वीडियो के दौरान गोली चलने से टोबा टेक सिंह में भी एक लड़की दम तोड़ गई थी। ये वाकया सिर्फ अफसोसनाक ही नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए सवालिया निशान भी हैं, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ नौजवानों को ही नहीं बिगाड़ रही बल्कि आदि मुजरिम और पुलिस रिकॉर्ड याफ्ता बदमाश भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना रोब, अपनी दहशत कायम रखने के लिए और अपने जराइम को दिलकश बनाने के लिए भी टिकटॉक का सहारा लिया जा रहा है। झूठी ताकत और मुजरिमाना सरगर्मियों की टिकटॉक वीडियो से देखने वालों को मुतासिर किया जाता है और इसके सिलसिले में अदालत में
कत्ल के मुलजिम भी खड़े होकर टिकटॉक वीडियो में ऐसे अपने आप को जाहिर करते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा बहादुर हों। माह पहले रावलपिंडी की सेशन अदालत में कत्ल के एक हथकड़ी लगे मुलजिम की वीडियो सामने आई थी जिसमें वो बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। अजीब कल्चर परवान चढ़ रहा है। जराइम पेशा अफराद के साथ फ़ख्र के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं। बड़े बड़े बदमाशों और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता गैंगस्टर से मुलाकात की वीडियो बनाने के बाद टिकटॉकर्स खुद को भी तोप चीज़ समझने लगते हैं। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और धमकी आमेज वीडियो पर पुलिस की कार्रवाइयाँ भी सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद कई टिकटॉकर्स ने न सिर्फ ऐसी वीडियोस बनाने से तौबा की है बल्कि दूसरों को भी ऐसी हरकतों से मना करते नजर आए। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 3 करोड़ 70 लाख तक जा पहुंची है, जिनमें से 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन टिकटॉक पर जितनी बड़ी तादाद में मुजरिमाना सरगर्मियां हो रही हैं, इसके मुकाबले में पुलिस और साइबर क्राइम विंग की कार्रवाइयां बहुत ज़्यादा महदूद हैं, बहुत कम हैं। 2020 के सिर्फ 6 माह में पाकिस्तान में FIA को सोशल मीडिया से मुताल्लिक 20,000 जराइम की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इतनी बड़ी तादाद में शिकायत काबिल तशवीश हैं और रिपोर्ट न होने वाले वाक़यात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इन शिकायत का इजाला कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। साबिक़ DG FIA अमार जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए। टिकटॉक पर मुसलसल जराइम पेशा अफराद अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, बाकायदा जुर्म को दिलनशीन अंदाज में दिखाकर मुआशरे में ख़राबी पैदा कर रहे हैं। इसका FIA के पास हल क्या है? इस पर मौजूद क़वानीन की रोशनी में क्या किया जा सकता है? देखिए, जो जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं हमारे, उसके अपने क़वानीन मौजूद हैं और साइबर क्राइम के लॉज में उसकी बिल्कुल प्रोविज़न मौजूद है। यानी किसी भी हवाले से, चाहे आप रियल लाइफ में करें या आप इनके इंटरनेट बेस्ड जो रियल वर्चुअल लाइफ है उसमें करें आप, ये दोनों जुर्म बराबर हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा है कि टिकटॉक क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? पहली बात तो ये, इसको लोग बहुत देखते हैं, इसकी व्यूअरशिप बहुत है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जराइम पेशा लोग हैं वो प्रमोट तो ज़रूर करेंगे ना अपने जुर्म को। 2 तरह के लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक वो जो अपनी एक से कहते हैं ना पंजाबी में शोदे पार्टी की, जी मेरे हाथ में ये है, मैं ये करता हूँ, उनकी अपनी एक सोच होती है उसके बाद। एक तो वो लोग हैं और एक वो लोग उनका वो माइंड सेट है, वो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1-2 को सज़ा मिलेगी, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। वो जो दूसरी पार्टी है वो टिकटॉक को यूज़ कर रही है बाकायदा अपने जुर्म को प्रमोट करने के लिए। ये जो नेक्सस ऑफ क्राइम है, बाकायदा इसके पूरे रूट्स होते हैं और वो अपने एम्बेडेड मैसेज भी देते हैं और ओपन मैसेज भी देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा शामिल हो जाएं। तो गालबन वो टिकटॉक के ज़रिए अपने पूरे कंट्री वाइड नेटवर्क से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर PTA ने ज़ाहिर आपको पता है पहले भी रेगुलेटरी बनाई थी, अब इस पर मज़ीद भी काम हो रहा है इसके ऊपर। और ये इनको सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए कि दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो बाकायदा जो रेलिवेंट इदारे हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कौन लोग इनको फ्रीक्वेंटली लाइक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं। एनी क्लिक यू मेक ऑन द इंटरनेट कैन ट्रेस यू बैक। ये बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए मेरा कि अगर आप किसी टिकटॉक पोस्ट को लाइक करते हैं तो वो आपने क्लिक कर लिया, अब वो रिकॉर्ड हो गया, इसका जो डिजिटल फुटप्रिंट है ये महफूज हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डाटा एनालिटिक्स है वो काम कर रहे हैं अपना, ये डाटाबेस बन रहा है, ग्लोबली बन रहेगा, तो फिर जो ग्लोबल मुजरिम होते हैं वो आपको ये आपकी बहुत अच्छी बात है अमार जाफरी साहब, ये आपने हमारे इल्म में इजाफा किया है कि जो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं लोग, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी तमाम तर सरगर्मियों को मॉनिटर किया जा रहा है। और ना सिर्फ उनकी सरगर्मियों को बल्कि जो लाइक कर रहे हैं उन लोगों को भी उनकी भी सरगर्मियों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। अब पिछले साल 20,000 से ज़्यादा जराइम सोशल मीडिया से वाबस्ता थे। इतनी बड़ी तादाद में अमार जाफरी साहब जराइम का होना मसले की निशानदही करता है। 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? मजीद क्या इक़दामात हो सकते हैं इस सिलसिले में, चूँकि 2 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि इस वक्त जो FIA का जो मुतल्लिका इदारा है जिसको NR3 साइबर क्राइम विंग कहते हैं, उसकी जो लोगों को सज़ा दिलवाने की इस्तात है वो बड़ी कम नज़र आती है। रिसेंटली मीडिया पे खबर आई थी कि जी बड़े कम परसेंटेज केसेस हैं जो अदालतों के ज़रिए लोगों को सज़ाएँ मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जज़ा और सज़ा का कानून है इसको चलना चाहिए, और ये जो टिकटॉक के ज़रिए जो लोग अपने जुर्म को प्रमोट कर रहे हैं इनके खिलाफ फ़ौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उनका तो डिजिटल एविडेंस वैसे ही मौजूद है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, उनकी तो पिक्चर, उनकी चीज़ें, उनकी ठीक है। FIA को खुद कार्रवाइयाँ करनी होंगी। अमार जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।